हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का भी हमारा टॉपिक होने वाला है अनुवाद के ऊपर, जिसमें हम लेक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अगर आपने देखा है तो आपको ये वीडियो बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, 1 2 3 4 5 6 लेक्चर नहीं देखा है, तो आपके माथा के ऊपर से जाने वाला है। तो पहले पिछला देख लीजिएगा, फिर जो है इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसे अनुवाद सीखने वाले हैं जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देर किस बात की है, मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पे क्या क्या सूत्र लिखा है, इसको समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे ताकि अनुवाद बनाने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे पिछले लेक्चर में मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया भी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, एक नजर देख लेते हैं। ठीक है, कहते ना कि कोई एक नजर मुझे देखता भी नहीं है, तो मैं इसको एक नजर देख लेता हूं। तो राम शब्द रूप लिखा है रामः रामौ रामः, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कारक चिन्ह भी लिख दिया है। यानी कि पिछले क्लास में मैंने अलग अलग लिखा था, लेकिन इस बार मैंने दोनों साथ कर लिया है। ठीक है, इससे हमें ज्यादा घौच फौच नहीं होगा और साथ ही साथ हमें समझने में भी आसानी होगा। साथ ही साथ मैंने नीचे लिख दिया है सर्वनाम सूत्र, और लट लकार का सूत्र भी इसी में है, गौर से देखिएगा। सह तो ते भी है और ती तह अंति भी है। ठीक है, ब्लू मार्कर से लिखा है लट लकार का सूत्र और ब्लैक मार्कर से लिखा है सर्वनाम सूत्र। तो चलिए अब समझते हैं सीधा सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा अनुवाद से शुरू करेंगे और एक एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, मतलब एकदम आसानी से सीखना शुरू करेंगे और एकदम लेवल तक पहुंचाएंगे, ताकि जैसा सेंटेंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम सेंटेंस लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लेंगे हम कि वह घर से आता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बेहतरीन ढंग से समझाया था कि विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं, बस वही चीज हम आज दोहराने वाले हैं, लेकिन इसमें हम आपको एक लेवल से लेकर दूसरे लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। तो देखते हैं वह घर से आता है कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया भी था कि कैसे बनाते हैं, इसका सिस्टम क्या होता है, नियम क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले आपको यह पहचानना होता है कि कारक चिन्ह क्या है और किसके साथ लगा हुआ है। तो देखेंगे कारक चिन्ह है से, कारक चिन्ह क्या है, से है, और ये किसके साथ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है घर के साथ। कारक चिन्ह से है और ये घर के साथ लगा हुआ है। अब आपको ये पहचानना है कि वह घर से आता है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, अगर इसमें कारक चिन्ह जो दिखाया उसमें दिखाऊं तो से 2 बार आता है। एक तो तृतीय में आता है जहां पे करण कारक होता है, और एक पंचमी में आता है जहां पे आपादान कारक होता है। अब हमें यह पहचानना है कि इन दोनों में से कौन सा वाला से जो है यहाँ पे लगा हुआ है, वह घर से आता है। तो मैं आपको बताऊं कि वह घर से आता है, यानी कि एक व्यक्ति है और यहाँ पे इसका घर है और घर से आता है। मान लीजिए आने की बात कहाँ है, विद्यालय आने की बात है या कहीं और दूसरी जगह जाने की बात है। ठीक है, तो मैं कहूं कि वह मेरे पास आता है, तो जब मेरे पास आएगा तो घर से तो दूर हो ही आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि घर में बैठे बैठे आ जाएगा, घर से जब निकलेगा तभी मेरे पास आएगा। तो जब घर से निकलेगा यानी घर से दूर जाएगा, तो ये दूर जाने वाला से है। कौन सा वाला से है, दूर जाने वाला। और दूर जाने वाला से जो होता है वो ये होता है, पंचमी में आता है दूर जाने वाला, और ये आना है होता है पास आने वाला। ठीक है, तो ये दूर जाने वाला से है, यानी कि पंचमी विभक्ति हम लगाएंगे। देखिए कितना आसान हो गया पहचानना, बिल्कुल आसान है। आप चिन्ह देखो कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, कारक चिन्ह कौन सा है, से है, बस तुरंत विभक्ति पहचान जाएंगे कि पंचमी विभक्ति लगेगा या तृतीय विभक्ति लगाएगा, और उसी के अनुसार हम इसका शब्द रूप भी बना देंगे। तो अभी हमें यह पता हो गया है कि हम पंचमी विभक्ति का सूत्र लगाने वाले हैं। चलिए कैसे लगाएंगे वो भी समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है घर, और घर का संस्कृत क्या होता है, घर का संस्कृत होता है गृह। क्या होता है, गृह। अब गृह को आप पंचमी विभक्ति में चलाइए, क्या बनेगा। तो मैंने यहाँ पे राम शब्द का रूप बनाया है, इसी प्रकार से हमें गृह शब्द का रूप बनाना है। तो देखिए यहाँ पे पंचमी विभक्ति, अच्छा एक बात ये भी नोटिस करने वाली बात है कि घर कितना है, क्योंकि वचन भी तो होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्योंकि पंचमी में तो 3 सूत्र है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो घर कितने हैं, एक ही घर है। ठीक है, घर तो एक ही होगा ना, तो हमें एक वचन का सूत्र पंचमी विभक्ति में लगाना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रामात, जब राम शब्द का रूप बनाएंगे तो बनेगा रामात।
इसी प्रकार से गृह शब्द का रूप बनाएंगे तो बनेगा गृहात, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, गृहात मतलब घर से। तो मैं यहां लिखता हूं गृहात, गृहात यहां लिखता हूं, गृहात यानी कि घर से। अब बच गया कि वह आता है, घर से तो मैंने कर लिया गृहात, अब बच गया है कि वह आता है। तो वह यानी कि सह, वह का संस्कृत क्या होगा, वह का संस्कृत होगा सह। सह मतलब कि वह आता है। आना का संस्कृत क्या होता है, आना का संस्कृत होता है आगच, आगच। अब बाकी इसमें सूत्र लगाने हैं, तो सह के अनुसार इसमें हम लट लकार का सूत्र लगाएंगे। तो सह को अगर हम पहचाने तो सह प्रथम पुरुष में आता है और एक वचन में आता है। ये सब जो है बेसिक बाबू, ये सब बेसिक है। अगर बेसिक नहीं पढ़े हो तो माथा के ऊपर से जाएगा, हेलीकॉप्टर उड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने बेसिक देखा है, इसके पीछे जो 6 लेक्चर मैंने पढ़ाया है सबको देख रखा है आपने, तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो प्रथम पुरुष एक वचन में आता है सह, और मैंने यहां साथ में लिख दिया है प्रथम पुरुष एक वचन। देखिए सह लिखा हुआ है ना, और साथ ही साथ इसके बगल में सूत्र भी लिखा है कि कौन सा सूत्र लगाएंगे सह के साथ। तो सूत्र है ती, यानी कि हम सह में सह के अनुसार हम ती सूत्र लगाएंगे। तो गच्छति के लास्ट में लगा देंगे ती और बन जाएगा आगच्छति। सह गृहात आगच्छति, सह मतलब वह, गृहात मतलब घर से, आगच्छति मतलब आता है। तो इस प्रकार से सिंपल तरीके से अनुवाद बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस लेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा और मजा आने वाला है। क्योंकि सेंटेंस बनता है तब तो बबुआ मजा आता है, जब सेंटेंस नहीं बनता है तब माथा खराब होता है, और जब माथा खराब होता है तो जो बोलना हो वो नहीं बोल पाते हैं, और जो नहीं बोलना हो वो बोल जाते हैं। मतलब अंदर से जो गुस्सा निकलता है ना, तो अंदर से राक्षस निकलता है। फिर तो कोई आ जाए सामने, बाबू सोना आ जाए चाहे भैया दीदी आ जाए, एकदम अपना गुस्सा निकाल के रहे। तो हमें क्या करना है, इसको अच्छे ढंग से समझना है ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम न रहे और एग्जाम में हम 100 में 100 मार्क्स ले आए। ठीक है, और अगर अच्छे ढंग से समझोगे पढ़ोगे तो जरूर 100 में 100 आएगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यह नहीं कि बस वीडियो देख लिए, मन कहीं और है और बस यहाँ सोच रहे हैं कि बाबू सोना क्या कर रही होगी और वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसे जो है नहीं आता है मार्क्स। बाबू सोना को साइड में रखो और पहले वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पे फोकस करो, क्या बता रहे हैं उसको लिखो, याद करो, तब जाकर जो है अच्छा नंबर मिलता है। तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वो हमारा ये है, राम कलम से लिखता है। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना है कि कारक चिन्ह क्या है और किसके साथ लगा हुआ है। तो गौर से देखिए, मैं अगर बाएं हाथ से ऐसे करूं, मैं बाएं हाथ से पढ़ाऊं तो क्या होगा, कारक चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह है से। अब हमें ये पहचानना है कि कौन सा वाला से है। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं किसके साथ है, कलम के साथ है। किसके साथ है, कलम के साथ है से। अब हमें यह पता करना है कि से जो है हमारे पास दो है, एक पंचमी में भी आता है और एक तृतीय में भी आता है। लेकिन ये जो से है वो कौन सा वाला है, तो अभी हम बताए थे कि ये दूर जाने वाला है, ये दूर जाने वाला है और ये पास आने वाला है। ठीक है, जब हम कलम से लिखेंगे तो क्या कलम से दूर होकर लिखते हैं, कलम यहाँ है और हम यहाँ पे ऐसे से लिखा जाता है, नहीं। जब कलम हमारे पास आएगा, जब हमारे पास मिलेगा तब जाकर कलम से लिखेंगे, तब लिखाएंगे। तो ये जो से है वो पास आने वाला है, यानी कि तृतीय विभक्ति वाला से है, तो हम लगाएंगे तृतीय विभक्ति। अब यही बात कर लेते हैं कि कलम कितने हैं। जब वह कलम से लिख रहा है तो कलम कितने हैं, तो कलम एक ही है। अब हम दो मार्कर से तो नहीं लिख सकते, हम एक ही से लिखते हैं। ठीक है, तो कलम एक ही होगा, एक ही कलम से लिखते हैं तो एक वचन। तो हमें यह पता हो गया कि एक वचन और तृतीय विभक्ति। तो हम सूत्र कौन सा लगाएंगे, हम सूत्र लगाएंगे तृतीय विभक्ति का एक वचन। जैसे राम का बना है रामेन, उसी प्रकार से कलम का क्या बनेगा, कलम से लिखता है तो कलम का क्या बनेगा। तो सबसे पहले कलम का संस्कृत कलम ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम विभक्ति लगाएंगे तृतीय विभक्ति एक वचन, तो राम का बन गया रामेन, यानी कि राम और एन रामेन। तो इसी प्रकार से कलम और एन कलमेन, तो यहाँ पे कलमेन हो जाएगा, एक ही मात्रा और ना, इस प्रकार से कलमेन यानी कि कलम से। अब देखते हैं क्या बच गया है, राम लिखता है। अब ये बच गया है, कलम से का संस्कृत हमने लिख दिया है, राम लिखता है। तो राम का संस्कृत क्या होगा, राम का संस्कृत होगा राम। तो मैं यहां लिखता हूं राम, हो गया राम। कलमेन यानी कलम से लिखता है, लिखना यानी कि लिख धातु, तो मैं यहां लिखता हूं लिख। बाकी सूत्र लगाना है, सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो हम फिर से इसकी पहचान करते हैं। राम जो है वो प्रथम पुरुष में आएगा,
क्योंकि ये किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब बेसिक है। एक वचन में आएगा क्योंकि एक ही संख्या है राम, ठीक है, तो एक वचन प्रथम पुरुष। अब हम पहचान देखते हैं कहां पे ये वाला सूत्र है, प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ पे सूत्र क्या है, ती। देखिए सह मतलब वह होता है, अब यहाँ पे वह है नहीं इसलिए हम सह तो नहीं लगाएंगे, लेकिन सूत्र तो लगाएंगे ही। तो यहाँ पे सूत्र क्या है, ती है, तो हम लास्ट में लगाएंगे ती, बनेगा लिखती। इस प्रकार से लिखती, रामः कलमेन लिखती, यानी राम कलम से लिखता है। आइए और सेंटेंस बनाएंगे, और सेंटेंस बनेगा, मजा आने वाला है, क्योंकि जब बनता है तो पक्का मजा आता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आइए बनाकर देखते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। फिर से वही स्टेप दोहराएंगे। पहला स्टेप हमारा क्या है कि आप कारक चिन्ह पढ़, पेड़ पत्ते गिरते हैं, क्या मैंने लिखा है, वाह, पेड़ पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से तो मैंने गायब ही कर दिया, तो कारक चिन्ह है से। कौन सा चिन्ह है, से है, ये वाला किसके साथ लगा हुआ, पेड़ के साथ लगा हुआ है, ये तो पेड़ से, यानी कि से कारक चिन्ह है और पेड़ के साथ लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें ये पहचानना है कि ये जो से है वो कौन सा वाला है, ये मिलने वाला है, दूर होने वाला है, या पास आने वाला है। तो ये देखिए, ये पेड़ है, ऊपर में पेड़ है, ठीक है, और पत्ता जो है नीचे गिर रहा है। तो जब पेड़ से पत्ता गिरेगा तो जाहिर सी बात है कि पेड़ और पत्ता मिल रहा है, गला मिल रहा है, नहीं, गला तो मिल ही रहा है, नहीं, क्योंकि पेड़ से पत्ता जब गिरेगा तो दोनों एक दूसरे से दूर हो रहा है, नहीं, दूर जा रहा हूं, तो वही दूर जा रहा है, ठीक है। तो जब दूर जाता है तब कौन सा विभक्ति लगाते हैं, दूर जाने वाला पंचमी विभक्ति है, तो पांचवी विभक्ति। ये तो हमें पता हो गया कि पंचमी विभक्ति लगाएंगे। साथ ही साथ वचन भी पता कर लेते हैं, पेड़ कितना है, एक पेड़ है, दो पेड़ है, तीन पेड़ है, बहुत सारा पेड़ है। तो पेड़ एक ही है, पत्ता अनेक है, तो हमें पेड़ की बात करना है, क्योंकि कारक चिन्ह पेड़ के साथ लगा हुआ है। तो पेड़ एक है, यानी कि एक वचन। तो हमें यह पता हो गया कि पंचमी विभक्ति और एक वचन, जैसे राम का बना रामात, उसी प्रकार से पेड़ का बनाएंगे। तो सबसे पहले पेड़ का जो संस्कृत होता है वो होता है वृक्ष। क्या होता है, वृक्ष होता है। तो हम पहले लिखते हैं वृक्ष, वृक्ष मतलब कि पेड़, ठीक है। उसके बाद जैसे हम विभक्ति लगाएंगे, पंचमी विभक्ति एक वचन, जैसे राम का रामात हो गया, राम और आत रामात, उसी प्रकार से वृक्ष और आत वृक्षात। तो यहां पर हम लिख देंगे वृक्षात, ऐसे वृक्षात, यानी कि वृक्ष से, यह ऐसे घूम जाता हूं मैं। अब इसमें क्या बच गया है, पेड़, पेड़ से तो हो गया, पत्ते गिरते हैं, ये तो हो गया है पेड़ से मतलब कि वृक्षात, पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते गिरते हैं क्या बनाएंगे, पत्ते, यानी कि एक पत्ता तो है नहीं, बहुत सारा पत्ता है। तो अगर मैं बाएं हाथ से लिखने की कोशिश करूं, क्योंकि लिखने तो आएगा नहीं, तो कोशिश करूं, तो पत्ता का जो संस्कृत होता है वो होता है पत्र। क्या होता है, पत्र। वाह, क्या सुंदर राइटिंग है। तो पत्ता का संस्कृत होता है पत्र, ठीक है, लेकिन एक पत्ता का होता है, और यहाँ पे जो है बहुत सारा पत्ता गिर रहा है, तो बहुत सारे पत्ता का संस्कृत क्या होगा, तो बहुत सारा पत्ता का संस्कृत होगा पत्रानी, पत्रानी, ठीक है, ऐसे पत्रानी, यानी कि बहुत सारा पत्ता। अब आप पूछेंगे कि सर पत्रानी कैसे कर दिए, तो इसका जो है शब्द रूप चलता है, जैसे फल का शब्द रूप चलता है फलम, फले, फलानी, उसी प्रकार से पत्र का अगर हम शब्द रूप चलाएंगे तो पत्रम, पत्रे, पत्रानी। तो यहाँ पे हमने बहुवचन में पत्रानी कर दिया, तो बहुत सारा पत्ता क्या हो गया, पत्रानी। तो मैं यहाँ लिखता हूं पत्रानी, ये बाएं हाथ से नहीं लिखूंगा, ये दाएं हाथ से लिखूंगा। तो वृक्षात मतलब वृक्ष से, और पत्रानी यानी कि ढेर सारा पत्ता, बहुत सारा पत्ता। अब बच क्या गया है, गिरते हैं। गिरते हैं का क्या संस्कृत होगा, तो गिरना का संस्कृत होता है पथ। क्या होता है, पथ होता है, प और त, पथ मतलब कि गिरना। लेकिन अब हमें इसमें सूत्र भी तो ऐड करना होता है, तो आइए अब इसमें सूत्र ऐड करते हैं। तो सूत्र कौन सा ऐड करेंगे, तो पहले तो हमें यह पहचानना होगा कि जो वृक्ष है वो कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो ये वृक्ष जो है प्रथम पुरुष होगा, प्रथम पुरुष। आपको लग रहा होगा सब तो प्रथम पुरुष ही होता है, हाँ ऐसे कह सकते हैं, सब प्रथम पुरुष ही होता है। सिर्फ मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, जैसे कि तुम दोनों, तुम लोग, आप दोनों, आप लोग। और उत्तम पुरुष बोलने वाला होता है, जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग, ये सब होता है। और बाकी सब जो बच गया वो सब प्रथम पुरुष ही होता है। तो वृक्ष क्या है, प्रथम पुरुष है। कितना वृक्ष है, एक वचन, यानी कि एक वृक्ष है, एक ही वृक्ष है ना, तो एक वचन प्रथम पुरुष, यही सूत्र लगाएंगे। तो एक वचन प्रथम, एक वचन प्रथम पुरुष, सूत्र क्या है, ती है। तो हम यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे ती, नहीं ती नहीं लगाएंगे, ती नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे।
क्योंकि यहाँ पे गिरने का काम वृक्ष का नहीं हो रहा है, गिरने का काम पत्ता का हो रहा है। गिरने का काम किसका हो रहा है? पत्ता का हो रहा है। वृक्ष नहीं गिर रहा है ढबाक ढबाक, पत्ता गिर रहा है। तो हम पत्ता के अनुसार यहाँ पे लगाएंगे। तो अब हमें इसका नहीं बल्कि इसका निकालना पड़ेगा, इसका पत्ता का निकालना पड़ेगा। तो पत्ता का देखते हैं, ठीक है। ये कौन सा पुरुष होगा? ये प्रथम पुरुष होगा। प्रथम पुरुष ये भी होगा, प्रथम पुरुष ये भी होगा, क्योंकि जिसके बारे में कहा जाए उसे प्रथम पुरुष में रखा जाता है और पत्ता के बारे में कह रहे हैं। अब वचन पहचानते हैं, कौन सा वचन? तो कितना पत्ता है? बहुत सारा, यानी बहुवचन। कौन सा वचन? बहुवचन। ये बहुवचन होगा क्योंकि बहुत सारा पत्ता है, इतना सारा पत्ता, ठीक है, तो बहुवचन। अब इसी के अनुसार हम सूत्र लगाएंगे। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन यहाँ होता है प्रथम पुरुष के सामने, बहुवचन के नीचे सूत्र देखिए जो ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है, वो क्या है? अंति है। तो हम इसके लास्ट में अंति लगाएंगे तो बन जाएगा पतंती। इस प्रकार से पतंती, वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे और मजा आएगा। बनाने में मजा आ रहा है ना? जब समझ में आएगा, बनेगा तो मजा आएगा, ठीक है। और ये सब सेंटेंस जो हम आपको बता रहे हैं आप लिख लीजिएगा और खुद से बनाने की कोशिश भी कीजिएगा, तब और मजा आएगा, ठीक है। तो आइए हमारा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है राम ने रावण को मारा। ऐसे तीर निकाला, ढिस्क्यों, ढिस्क्यों नहीं करेगा। तीर कैसे आवाज करता है? तीर जब लगता है तो कैसे आवाज करता है? आ बचाओ बचाओ। राम ने रावण को मारा। तो इसमें पहचानेंगे कहां पे कारक चिन्ह लगा हुआ और किसके साथ लगा। तो इसमें दो दो कारक चिन्ह है, पहला ने चिन्ह है और दूसरा रावण को चिन्ह है। दो दो चिन्ह है, ने भी है और को भी है। तो ने किसके साथ लगा हुआ? राम ने, यानी कि ने जो है वो राम के साथ लगा हुआ है। तो राम ने का संस्कृत क्या होगा? आइए समझते हैं। तो देखिए ने कहां पर चिन्ह है, पहले ये पहचानेंगे। ने यानी कि प्रथमा विभक्ति ने, प्रथम विभक्ति का सूत्र लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ हमें यही पता करना होगा कि राम कितना व्यक्ति है, यानी कि कौन सा वचन है। तो राम एक ही व्यक्ति है, यानी कि एक वचन। तो एक वचन के नीचे प्रथम पुरुष के सामने, आई मीन प्रथमा के सामने देखिए क्या है? रामः, यानी कि रामः मतलब राम ने। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रामः। रामः मतलब क्या हो गया? रामः मतलब हो गया राम ने। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रावण को। रावण को का संस्कृत क्या होगा? तो कारक चिन्ह क्या है? को है, और किसके साथ लगा हुआ है? रावण के साथ। तो सबसे पहले पहचाने को जो है कौन सी विभक्ति पे आता है। तो यहाँ देखिए को कहां पे आया है? द्वितीय पे आया है को, यानी कि हम द्वितीय लगाएंगे। रावण कितना संख्या का बोध कराता है? रावण कितना है? एक संख्या, यानी एक वचन। तो द्वितीय विभक्ति के सामने एक वचन के नीचे देखिए राम का बना है रामम, राम का रामम। उसी प्रकार से रावण का क्या बनेगा? रावणम, ठीक है। तो रावण को का संस्कृत हो जाएगा रावणम, रावण। और हलंत में इसमें एक्स्ट्रा लगा है तो हम हलंत में एक्स्ट्रा लगा लेंगे, ठीक है। रामा यानी कि राम ने, रावणम यानी कि रावण को, क्योंकि रावणम लिखे तो यहाँ पर जो है को, इसका जो हिंदी है वो साथ आता है, ठीक है। तो रावणम मतलब रावण को। मारा, मारा यानी कि भूतकाल का सेंटेंस है, अभी नहीं हो रहा है, पहले ही हो चुका है, बीत चुका है, भूतकाल। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तो ऐसे बनाएंगे, जो सूत्र होता है भूतकाल का, जो सूत्र होता है लंग लकार का, उसके अनुसार तो बनेगा आ ह त, हन मतलब मारना होगा, ठीक है। तो आ हन, ह न, आहन, और लास्ट में सूत्र लगाएंगे त, बनेगा आ हनक, यानी कि मारा। और एक और तरीका ये है कि आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पहुंच पाएंगे तो आप जो है इसको बना पाएंगे। जैसे मैं बनाता हूं हतवान, हतवान, हतवान मतलब भी होता है मारा भूतकाल में। अब मैं आप पूछेंगे कि हतवान कैसे किए सर? तो ये जो है प्रत्यय से आया है, ठीक है। एक थोड़ा सा एडवांस लेवल है जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। हतवान भी हो सकता है, जब प्रत्यय लगता है तो इसके अनुसार जो है हम हतवान करते हैं। तो अभी हमने ये पढ़ाया नहीं इसलिए आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन गलत भी नहीं है, आप लिख सकते हैं। आहनत मतलब कि मारा, ये लंग लकार के सूत्र से बनाया है। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट जो है सेंटेंस देखते हैं क्या है। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है कि आजकल वह गांव में रहता है। कैसे बनाएंगे? आजकल वह गांव में रहता है। सबसे पहले कारक चिन्ह पहचानिए, क्या लगा हुआ है? में लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? में। अब बताओ में जो है वो, अच्छा ये भी पता कर लेते हैं किसके साथ है? गांव में, यानी गांव के साथ है, ठीक है। अब पहचानेंगे ये कि में जो है वो कौन से नंबर पे आता है, कौन सी विभक्ति के साथ आता है। में देखिए सप्तमी विभक्ति में आता है में, यानी कि हमें ये पता हो गया कि हम कौन सा विभक्ति लगाएंगे? सप्तमी विभक्ति लगाएंगे।
अब यही पता कर लेते हैं कि वचन कौन सा है, गौ में, यानी गौ कितना है, एक गौ है, यानी एक वचन। तो संतली विभक्ति एक वचन के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, रामे, यानी कि राम का बन गया रामे। तो इसी प्रकार से गांव का क्या बनेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गांव का होता है ग्राम। क्या होता है, ग्राम। ग्राम यानी कि गांव। अब जो है इसमें हम विभक्ति लगाएंगे तो राम का बन गया रामे, इसी प्रकार से ग्राम का बनेगा ग्रामे। ठीक है, ग्रामे यानी कि गांव में। अब क्या बच गया है, आजकल वह रहता है। तो आजकल का संस्कृत होता है संप्रति या अधुना। अधुना, अधूरा मतलब कि आजकल, या एक संस्कृत और होता है संप्रति। संप्रति, संप्रति मतलब भी आजकल होता है और अधुना मतलब भी आजकल होता है, जो चाहे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अधुना या संप्रति। ग्रामे मतलब गांव, वह रहता है, तो अब सेकंड नंबर पर वह है, तो वह का संस्कृत होता है सह, ऐसे। ठीक है, देखिए अधुना यानी कि आजकल, सह यानी कि वह, गांव में यानी कि ग्राम में, रहता है तो रहना का संस्कृत होता है तिष्ठ या निवस। ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूं तिष्ठ। तिष्ठ मतलब ठहरना या रहना दोनों होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाएंगे तिष्ठ। अभी सूत्र लगाए नहीं, अभी सूत्र लगाना है। तो अब सह के अनुसार हम इसमें लास्ट में सूत्र लगाएंगे। तो सह को देखिए कौन सा वचन कौन सा पुरुष, ये प्रथम पुरुष में आता है सह, और एक वचन में है, एक वचन सह, एक वचन प्रथम पुरुष। ठीक है, तो एक वचन प्रथम पुरुष के अनुसार सूत्र लगाएंगे, प्रथम पुरुष एक वचन, सह भी है और साथ में सूत्र भी लिखा हुआ है ती, तो हम इसके लास्ट में लगाएंगे ती, बनेगा तिष्ठति। अधुना सह ग्रामे तिष्ठति, आजकल वह गांव में रहता है। एक सेंटेंस इसका और बना सकते हैं, मतलब एक तरीके से और बना सकते हैं, तिष्ठति भी होता है या फिर होता है निवसति, निवसति, इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर 30 सूत्र लगा है, यहाँ भी लगा हुआ है, बस दोनों का धातु अलग है, एक निवसती है और एक तिष्ठती है, दोनों सही है, आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया सेंटेंस और एक और सेंटेंस। परिश्रम से सफलता मिलती है, कैसे बनाएंगे, तो इसका भी सिंपल बनाने का तरीका है। तो सबसे पहले हमें यह पहचान करना है कि हम कारक चिन्ह कहां पे देखें और क्या लगा हुआ, किसके साथ लगा हुआ है। तो परिश्रम से फल मिलता है, ऐसे सेंटेंस जब हो तो आप समझिए कि तृतीय है। तृतीय यानी कि जो संबंध जोड़ने वाला होता है। ठीक है, अब परिश्रम करेंगे तभी तो फल मिलेगा, तो परिश्रम हम ही तो कर रहे हैं, दूर जाके थोड़ा कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, अंदर से हो रहा है परिश्रम। ठीक है, तो इसमें हम लगाएंगे तृतीय विभक्ति, यानी ये वाला से। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो सबसे पहले पहचानो परिश्रम का संस्कृत क्या होगा, परिश्रम का संस्कृत होगा परिश्रम, वही होगा। ठीक है, परिश्रम यानी कि परिश्रम। अब जो है इसमें विभक्ति लगाएंगे, अभी लगाए नहीं है, लगाएंगे। तो देखिए तृतीय विभक्ति, अब वचन कौन सा है, तो वचन एक ही होगा ना, परिश्रम 1 2 3 ऐसे गिन तो सकते हैं नहीं, तो हमेशा एक वचन। ठीक है, तो परिश्रम तृतीय विभक्ति एक वचन। क्या है, जैसे राम का बन गया रामेन, उसी प्रकार से परिश्रम क्या बनेगा, परिश्रमेन, ऐसे परिश्रमेन यानी कि परिश्रम से। सफलता मिलती है, तो सफलता यानी कि सफलता, सफलता, सफलता मिलती है, मिलती है मिल धातु होता है। ठीक है, तो मिलती हम लिख सकते हैं संस्कृत में ऐसे। मैं थोड़ा सा संस्कृत के अनुसार बताऊं तो प्राप्नोति, ऐसे ही बनाएंगे तो गलत नहीं होगा, ये संस्कृत का वर्ड है। ठीक है, आपको इजी करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मिलती। बस आपको ये ध्यान देना है कि जो ती है वो इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे कि हमें सूत्र होता है ती, यही सूत्र जो है लगाए हैं, तो ती इस तरफ से होना चाहिए, और हिंदी में इस तरफ से होता है, हिंदी में बड़ी ई और संस्कृत में छोटी ई। ठीक है, तो आप मिलती भी लिख सकते हो या प्राप्नोति भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ज्यादा सही जो है प्राप्नोति है। ठीक है, तो उसी को लिखिएगा। तो परिश्रमेन सफलता प्राप्नोति, यानी परिश्रम से सफलता मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, छात्रों को परिश्रम करना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, मैं तो हर सेंटेंस को सिंपल ही कहता हूं क्यों, ताकि आपको भी रहे सिंपल है। ठीक है, ऐसे होता भी सिंपल है, ऐसा नहीं कि मैं बढ़ा चढ़ा के मैं बोल रहा हूं, होता भी सिंपल ही है, बस आपको इसका ट्रिक जो है पता होना चाहिए। ट्रिक पता है तो सब सिंपल है, ट्रिक पता नहीं है तो माथा का बोझ है। ठीक है, एग्जाम के 4 दिन पहले पढ़ोगे तो माथा का बोझ ही लगेगा। कितना व्यक्ति जो है ना मुझे कमेंट करता है कि मैं एग्जाम के 2 दिन पहले देख रहा हूँ, मैं एग्जाम के 1 दिन पहले देख रहा हूँ, मैं एग्जाम के 2 घंटा पहले देख रहा हूँ। महारथी है, इंसान है, महान है। तो ऐसे लोग जो देखते हैं ना वो सिर्फ एग्जाम में देखते हैं, आपको फिर कुछ आएगा नहीं,
आप रट्टा मार लो और चले जाओ एग्जाम में, जो आएगा छाप देना, वही कर सकते हो। अगर आप मन लगा के थोड़ा सा ध्यान देके सीख लेते हो, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा और एग्जाम के 2 दिन पहले देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप जो है पहले सीखे रहोगे और बिंदास जाकर एग्जाम दोगे, बिंदास रिजल्ट लेके आओगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो बस समझने वाला बात है, समझने का फेर है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए और मैं इतने बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको कोई डाउट रह न जाए। ठीक है, बाकी सब तो मैं देखता हूं टीचरों को बस रटवा देते हैं, बाबू ये सेंटेंस है, इसका संस्कृत ये है, रट लो। रट के कब तक काम चलेगा? रटते रटते तो 9th क्लास में आ गए, 10th क्लास में आ गए, अब कब तक रटोगे? अब थोड़ा सा 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल लीजिए टाइम और समझ लीजिए, फिर आपको रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। और मैंने पहले ही कहानी सुना दी है रट्टूमल तोता और समझूमल तोता वाला, वही वाला हाल हो जाएगा। तो देखते हैं, छात्रों को परिश्रम करना चाहिए। पहले पहचाने कारक चिन्ह कहाँ है भैया, कारक चिन्ह कहाँ है पहचानिए। थोड़ा सा बाएं हाथ से लिखने का प्रैक्टिस कर लो। तो कारक चिन्ह है को, कारक चिन्ह क्या है? को है। अब हमको ये पहचानना है कि जो को है वो कौन सी विभक्ति में आता है। देखिए को कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति को, यानी कि हमें ये पता हो गया कि द्वितीय विभक्ति का सूत्र लगाएंगे। अब ये कर लेते हैं कि किसके साथ है? छात्र के साथ है। अब हमें यह पता करना है कि छात्र कितना है। छात्रों को परिश्रम करना चाहिए, यानी छात्र कितना है? एक छात्र नहीं, 2 छात्र नहीं, ढेर सारा छात्र है, तो ये बहुवचन में है, ये पकड़ा गया बहुवचन में। अभी तक जितना बनाए थे सब एक वचन में था, अब जो है बहुवचन में आया है। तो हमें यह पता करना है, मतलब पता तो हो ही गया है कि द्विवचन में और बहुवचन में देखिए क्या है। द्विवचन का, सॉरी द्विवचन नहीं बोल रहा हूं मैं, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन में देखिए क्या है। जैसे राम का बन गया रामान, उसी प्रकार से छात्र का क्या बनेगा? तो छात्र का बनेगा छात्रान। देखिए छात्र का संस्कृत छात्र होता है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का सूत्र अगर लगाते हैं यहाँ पे, राम का बना रामान, उसी प्रकार से छात्र का बनेगा छात्रान, छात्रान। ठीक है, छात्रान यानी कि बहुत सारे छात्रों को। ये तो हो गया क्लियर। परिश्रम करना चाहिए, तो परिश्रम का संस्कृत परिश्रम ही होता है, तो परिश्रम, परिश्रम करना चाहिए। अब देखिए करना चाहिए, तो इसका संस्कृत क्या होगा? तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि क्री धातु होता है, क्री मतलब होता है करना, लेकिन इसका जो रूप है वो बदल बदल कर चलता है और हमें करना चाहिए यानी कि विधि लिंग लकार का सूत्र चाहिए। तो मैं आपको बता दूं रेडीमेड फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखिए कुर्युः, कुर्युः यानी कि करना चाहिए। जब क्रिया धातु का रूप बताएंगे और अच्छे तरीके से तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ पे लगाता हूं, देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्रिया धातु का देखेंगे बहुवचन में, बहुवचन क्या होगा? देखिए देखिए छात्रों को, यानी कि छात्र बहुत सारा है तो बहुवचन में देखेंगे तो यहाँ होता है एत, एताम, एयुः। तो जब एयुः होता है तो युह लगता है, तो वही जो युह लगा है वो यहाँ पे लगा है, बदल के बन गया है कुर्युः। तो इस प्रकार से होता है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है उसको देखते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। कुछ कुछ टॉपिक जो होता है वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, जो कि अभी हम पढ़ाए नहीं है, इसे थोड़ा सा जो है लगता है कि सर यहाँ पे कैसे हो गया। तो इसको भी मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए थोड़ा सा सब्र और संतोष कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा अनुवाद है वो है घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं। बनाने का वही तरीका है, सेम तरीका है, आसान है। तो घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं, सबसे पहले आप ये पहचाने कि कारक चिन्ह कौन है और किसके साथ है। तो कारक चिन्ह है हमारा पर। कौन सा चिन्ह है? कारक चिन्ह है पर। किसके साथ है? सड़क के साथ है, सड़क के साथ जो है आया है। तो सबसे पहले ये पहचानना है कि पर कहां पे है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं अच्छे तरीके से। तो 7वीं में लिखा हुआ है पर, आई मीन लिखा हुआ है में। 7वीं विभक्ति होता है अधिकरण। क्या होता है? अधिकरण कारक होता है, और इसी में होता है चिन्ह में, पै, पर। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ में लिखा है क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम था। तो आपको ये याद रखना है कि में, पै, पर तीनों आता है। तो अभी आया है पर, यानी कि कौन सी विभक्ति में आएगा? तो 7वीं विभक्ति में आएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो हमें यह पता हो गया कि 7वीं विभक्ति में आएगा। अब सड़क पर, यानी सड़क कितना है? तो सड़क एक ही है, तो सड़क भी एक होगा। तो एक वचन में 7वीं विभक्ति, जैसे राम का रामे बन गया, उसी प्रकार से सड़क का क्या बनेगा? तो सड़क का पहले संस्कृत जान लेते हैं क्या होता है। सड़क का होता है राजमार्ग। राजमार्ग, राजमार्ग मतलब सड़क। अब हमें विभक्ति लगाना है। तो 7वीं विभक्ति एक वचन, राम का बन गया रामे, उसी प्रकार से राजमार्ग का बनेगा राजमार्गे। एक ही मात्रा ऐड हो गया। ये तो हो गया सड़क पर।
कौन दौड़ता है? घोड़े दौड़ते हैं। यानी कि कितना घोड़ा है? बहुत सारा घोड़ा है, एक नहीं दो नहीं बहुत सारा। तो घोड़े दौड़ते हैं यानी कि ये बहुवचन में है। तो जैसे हम बनाते हैं राम का बनाते हैं तो एक वचन द्विवचन बहुवचन। राम का क्या हो गया? रामः हो गया। उसी प्रकार से अश्वः अश्वौ अश्वः यानी कि अश्वः हो जाएगा। अश्व मतलब घोड़ा, तो अश्वः यानी कि बहुत सारा घोड़ा राजमार्गे सड़क पर दौड़ते हैं। तो दौड़ना का होता है धाव धातु, धाव यानी कि दौड़ना। लेकिन अभी हम सूत्र नहीं लगाएंगे, सूत्र लगाते हैं अब। तो अश्वः राजमार्गे धाव, धाव के साथ कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो पहले ये पता कीजिए अश्व जो है वो कौन सा वचन कौन सा पुरुष है। ये होगा प्रथम पुरुष क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और बहुवचन होगा क्योंकि एक घोड़ा नहीं है बहुत सारे घोड़े हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारे घोड़े हैं यानी कि बहुवचन होगा। तो हमें पता करना है कि प्रथम पुरुष बहुवचन का सूत्र क्या होता है। प्रथम पुरुष बहुवचन, यहाँ देखिए प्रथम पुरुष के सामने एक बहुवचन के नीचे क्या है सूत्र? अंति। जो ब्लू मार्कर से लिखा है वो है सूत्र, और ये तो सर्वनाम सूत्र है। तो अंति लिखा है यानी कि धाव के अंत लगाएंगे अंति, बनेगा धावंती। इस प्रकार से तो बनकर तैयार है अश्वः राजमार्गे धावंती, मतलब कि ढेर सारे घोड़े सड़क पर दौड़ते हैं। इस प्रकार से बनाएंगे। आइए एक दो सेंटेंस और बनाएंगे तो और ज्यादा मजा आने वाला है। ऋतुओं का राजा बसंत है, तो इसका भी बनाने का सिंपल स्टेप है। तो सबसे पहले पहचाने हैं कारक चिन्ह कौन है और किसके साथ है। का है कारक चिन्ह, किसके साथ है? ऋतुओं के साथ है। का किस में आता है? कौन सी विभक्ति में आता है? का, देखिए का यहाँ पे है का और के। षष्ठी में आता है, कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। तो विभक्ति पता हो गया। वचन पता करते हैं। ऋतुओं यानी कि एक ऋतु नहीं बहुत सारे ऋतु यानी कि बहुवचन। ऐसे भी ऋतु जो है भारत में एक तो होता नहीं है। अगर मेनली रूप से देखा जाए तो 3, सर्दी गर्मी और बरसात। और अगर टोटल जोड़ा जाए तो 6 होते हैं। ठीक है, मौसम विभाग के अनुसार 6 ऋतु होते हैं। तो ऋतु जो है बहुवचन हो जाएगा। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन के नीचे कौन सा सूत्र लगा हुआ? देखिए राम का बना रामा नाम। उसी प्रकार से हाँ, एक बात मैं और थोड़ा सा बता दूं कि मैं यहां लिखा हूं ऋतु। क्या लिखा हूं? ऋतु। अब आप ये ध्यान दीजिए कि जो ऋतु है वो आकारांत पुल्लिंग है या उकारांत पुल्लिंग है, क्योंकि जो हम राम शब्द का बनाए हैं थोड़ा सा इसका बेसिक जो है देखना पड़ता है। तो जो राम शब्द का बनाए हैं वो आकारांत पुल्लिंग है। क्या है? आकारांत पुल्लिंग। आकारांत का मतलब होता है कि जिसके अंत में आ आता है, और इसमें अंत में उ आ रहा है। क्या आ रहा है? ये उकारांत है। उकारांत। हम सूत्र लिखे हैं राम शब्द जो है आकारांत है, यहाँ पे आया है उकारांत। तो इसका क्या बनेगा? तो मैं आपको बता दूं कि कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि उकारांत बनाइए या आकारांत बनाइए आपको यहाँ पे जो है लास्ट में नाम ही लिखा मिलेगा। साधु का शब्द रूप बनाओगे तो बनेगा साधु नाम, राम का बनाओगे रामा नाम, और ऋतु का बनाओगे तो बनेगा ऋतु नाम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऋतु नाम। क्या बनेगा? ऋतु नाम। इस प्रकार से ऋतु नाम यानी कि ऋतुओं का। तो ये हमें पता हो गया कि ऋतुओं का यानी कि ऋतु नाम। राजा बसंत है, अब हमें सिर्फ ये बनाना है कि राजा बसंत है। तो ऋतु नाम यानी ऋतुओं का राजा, राजा यानी कि नृपः। नृपः भी लिख सकते हैं और नहीं तो सिंपल राजा भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ऋतु नाम राजा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऋतु नाम नृपः या राजा दोनों में से कोई लिख लीजिएगा। बसंत है तो बसंत यानी कि वसंत ही होगा। वसंतः, वसंतः अस्ति। देखिए इसमें आया है अस्ति। अब अस्ति कैसे आया है, इसका कौन सा सूत्र लगता है, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से बताने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि अस धातु होता है जिसका बनता है रूप अस्ति अस्तः संति। सूत्र लगा है, क्या लगा है, कहाँ गया सूत्र? सूत्र है ती। सूत्र जो है लास्ट में ती लगा हुआ है तो बन गया अस्ति। ठीक है, ऋतु नाम नृपः वसंता अस्ति। इसका डिटेल जो है अस्ति का जो प्रयोग है डिटेल से हम बताएंगे इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी आप काम चला लीजिए। तो नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस होने वाला है वो है कि लड़के खेल के मैदान में खेलते हैं। आप यही कहते थे ना कि बड़ा बड़ा सेंटेंस बताइए, देखिए कितना बड़ा है। लड़के खेल के मैदान में खेलते हैं, इतना बड़ा सेंटेंस अभी बनाने वाले हैं। तो देखिए लड़के खेल के मैदान में खेलते हैं, पहले कारक चिन्ह बताने कौन कौन है और क्या है। तो खेल के यानी कि कारक चिन्ह के है, और यहाँ पे में भी आया है, दो दो कारक चिन्ह आया है। तो के किसके साथ लगा हुआ है? खेल के साथ लगा हुआ। ठीक है, अच्छा के दो है नहीं, यहाँ पे दो नहीं होगा, एक ही माना जाएगा, क्योंकि खेल का मैदान जो है एक ही होता है, उसका होता है क्रीड़ा क्षेत्र। क्रीड़ा क्षेत्र मतलब खेल का मैदान। तो ये जो कारक चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है वो उसका मान्यता नहीं है,
क्योंकि ये हिंदी के अनुसार चलेगा। तो खेल का मैदान यानी क्रीड़ा क्षेत्र, और मे खेल रहा है तो यहाँ पे कारक चिन्ह इसको मानेंगे, मे को मानेंगे, ठीक है। मे मतलब कि क्रीड़ा क्षेत्र में, ठीक है। तो मे कौन सी विभक्ति में आता है? मे जो है सप्तमी विभक्ति में आता है। मे सप्तमी विभक्ति हमको पता हो गया। क्रीड़ा क्षेत्र यानी खेल का मैदान कितना है? एक है, तो एक वचन। तो एक वचन के नीचे सप्तमी विभक्ति के सामने देखिए राम का बना रामे। तो इसी प्रकार से क्रीड़ा क्षेत्र का क्या बनेगा? क्रीड़ा ऐसे नहीं लिखते हैं, गलत है ये, क्रीड़ा ऐसे लिखते हैं, क्रीड़ा क्षेत्र। क्रीड़ा क्षेत्र मतलब कि खेल का मैदान, ठीक है। अब जो है इसको हम सप्तमी विभक्ति में लगाएंगे तो कैसे बनेगा? क्रीड़ा क्षेत्र मतलब खेल का मैदान। अब सप्तमी विभक्ति बनाएंगे तो क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन में हुआ राम का राम में, उसी प्रकार से क्रीड़ा क्षेत्र का क्रीड़ा क्षेत्रे। क्रीड़ा क्षेत्र यानी कि क्रीड़ा क्षेत्र में, ठीक है। लड़के खेलते हैं, लड़के यानी कि ढेर सारा लड़का, यानी कि बालक। बालक का बहुवचन क्या होगा? बालकः। बालकः यानी कि ढेर सारा बालक, ठीक है। ऐसे बालकः यानी कि ढेर सारा बालक। जैसे राम का रामः, रामा और रामा हो गया, बहुवचन में रामा हो गया, उसी प्रकार से बालक का बहुवचन होता है बालकः। क्रीड़ा क्षेत्र यानी कि क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते हैं। खेलना का संस्कृत होता है क्रीड। क्रीड मतलब खेलना होता है, या खेल धातु होता है, खेल मतलब खेलना होता है, खेल मतलब ये होता है खेलना। तो आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बालकः क्रीड़ा क्षेत्र क्रीड। अब आप ये देखना है कि जो बालक है वो प्रथम पुरुष में है और बहुवचन में है। बहुवचन यानी कि बहुत सारा लड़का है, एक लड़का नहीं है। तो इसी के अनुसार हम सूत्र लगाएंगे। प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है? अंति है, तो लास्ट में हम लगाएंगे अंति, बनेगा क्रीडंती। अगर इसमें अंति लगाएंगे बनेगा खेलंती, और दोनों के दोनों सही है। बालकः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंती या बालकः क्रीड़ा क्षेत्रे खेलंती, मतलब कि लड़के खेल के मैदान में खेलते हैं, दोनों सही है, ठीक है। इस प्रकार से बनाएंगे। एक सेंटेंस और बनाएंगे बहुत बड़ा सा, उसके बाद जो है इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो सेंटेंस है कि तुम सब प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय आते हो। कितना बड़ा है, मजा आएगा। कैसे बनाएंगे? इतना बड़ा सेंटेंस है, मैं तो देख के डर गया। ओ माय गॉड, कैसे बनेगा? ओ माय गॉड। तो देखकर डरना नहीं है, बल्कि सामना करना है। तो चलिए सामना करते हैं। तो सबसे पहले कारक चिन्ह कहाँ है और क्या है? तुम सब प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय आते हो। कारक चिन्ह एक ही है, से। क्या है? से है। जब साइकिल से आएंगे यानी कि साइकिल में बैठ के ही आएंगे। जब साइकिल में बैठेंगे इसका मतलब कि साइकिल के पास आ रहे हैं, और जब पास आते हैं तो हम तृतीय विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। यानी विभक्ति पता चल गया, तृतीय विभक्ति। वचन पता कर लेते हैं। साइकिल कितना है? एक, क्योंकि एक ही साइकिल चलाएंगे ना एक बार में, तो एक साइकिल यानी तृतीय विभक्ति एक वचन। जैसे राम का बना रामेन, उसी प्रकार से साइकिल का बनेगा। अब साइकिल का संस्कृत पहले पता कर लेते हैं क्या होता है। तो साइकिल का संस्कृत होता है बबुआ, क्या लिखे हम? साइकिल का संस्कृत होता है द्विचक्र। द्विचक्र पाद। ऐसा पाद मतलब पाद मत समझिएगा, ठीक है। द्विचक्र पाद मतलब साइकिल होता है। अब इसमें हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे, तो जैसे राम का रामेन, उसी प्रकार से पाद का पादेन, ऐसे, ठीक है। द्विचक्र पादेन यानी कि साइकिल से, इसका संस्कृत तो हो गया। अब जो बच गया है वो बच गया है, तुम सब प्रतिदिन विद्यालय आते हो। तुम सब का संस्कृत क्या होगा? देखिए, तुम सब का संस्कृत होता है यूयम। कौन सा सूत्र होता है? यूयम, यानी कि तुम सब। तो मैं यहां लिखता हूं यूयम। मैं थोड़ा बाएं हाथ से लिख लूं, बाएं हाथ का कसरत कर लूं। यूयम, यूयम, ठीक है। यूयम यानी कि तुम सब। प्रतिदिन, प्रतिदिन का संस्कृत वही होता है प्रतिदिनम। तो प्रतिदिनम। आप भी देख रहे हो कि सर क्या लिख रहे हैं, बाएं हाथ से लिख रहे हैं। मैं बाएं हाथ से लिख सकता हूं, लेकिन अभी लिख नहीं पा रहा हूं। दिनम, प्रतिदिनम। क्या गंदा राइटिंग लिखा है मैंने। यूयम प्रतिदिनम द्विचक्र पादेन, यानी कि तुम सब प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय आते हो। विद्यालय यानी कि विद्यालयम। अब थोड़ा सा बाएं हाथ से नहीं, दाएं हाथ से लिखता हूं। विद्यालयम, विद्यालयम यानी कि विद्यालय आते हो। आना का होता है आगच, आगच। अब बाकी सूत्र है, कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो जैसे कि हम यहाँ पे देखे यूयम लगा, बगल में सूत्र भी लिखा हुआ था, हम चुपचाप लगा देते हैं सह था, और बन जाएगा
क्या बनेगा, अब पढ़ लेते हैं। क्या बना, यूयम प्रतिदिनम द्विचक्रपादेन विद्यालयम आगच्छत, यानी कि तुम सब प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय आते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा बहुत सारा सेंटेंस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं अस्थि का प्रयोग। बाय। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।